नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे जो MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसका ये 5th लेक्चर है। आज ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट्स आए हैं, उसमें हमने अराउंड 85 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। विद डिटेल डिस्कशन हमने उन पे किया है। ऑप्शंस को हमने बहुत क्लियरली और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। जिसने भी इससे पहले 4 वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को रिलेटेड, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन इसमें जीएस के भी मैक्सिमम कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे जियोग्राफी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा पार्ट आ जाता है। तो अगर कोई बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, ये कंपोनेंट्स अगर उसमें है तो उसके लिए भी ये इक्वली रहने वाला है ये सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। ये मैंने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है वहाँ से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सी मास मूवमेंट है जो स्टार्ट हुई थी डांडी मार्च महात्मा गांधी के डांडी मार्च से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। यानी जो महात्मा गांधी है उन्होंने 1930 में सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, और इसका बेस किसको माना जाता है, इस इस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट का जो बेस माना जाता है वो डांडी मार्च माना जाता है। ठीक है, ये जो डांडी मार्च है इसके लिए क्या किया था, महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को, देखिए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले महात्मा गांधी ने किया था डांडी मार्च। ये चले थे अराउंड 240 माइल्स चले थे। कहाँ से कहाँ चले थे, ये चले थे साबरमती आश्रम से डांडी। ठीक है, कहाँ से कहाँ चले, साबरमती आश्रम से डांडी तक चले, और डांडी में उन्होंने जो साल्ट लॉ बनाया था, जो आर्बिट्रेरी साल्ट लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने, उसको तोड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की। इसीलिए इस डांडी मार्च को एक बेस माना जाता है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के लिए। ये जो डांडी मार्च स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। यानी जब ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया चलना महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, ये कब स्टार्ट किया, उन्होंने 12 मार्च को, और फाइनली 6 अप्रैल को वो डांडी में पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ा, और उसके बाद सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की महात्मा गांधी ने। यहाँ पे अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हुई थी 1942 में स्टार्ट। इसमें ही नारा दिया गया था डू और डाई। ठीक है, तो ये होगी क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1948 में हुई थी। इसी तरह अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चली थी। 1922 में ये इसलिए महात्मा गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था क्योंकि चारा चोरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसके चलते अराउंड 20 to 25 जो पुलिस मैन थे उनको मार दिया था। जो एंग्री रॉब था, जो मॉब था, उन्होंने उनको मार दिया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को बिल्कुल भी वायलेंस पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में ख़त्म कर दिया, मतलब बंद कर दिया। उसके बाद अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें, ये 1920 में स्टार्ट की थी अली ब्रदर्स ने। इसके साथ फिर बाद में गांधी भी एसोसिएटेड हो गए थे, और पैरेलल ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही चली थी। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें खिलाफत मूवमेंट की, ये 1920 से 1924 के बीच में चली थी। आई होप पहला वाला जो क्वेश्चन था आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। पेज नंबर 6, अच्छा ऊपर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। हाँ ये है, तो ये ज्योग्राफी से लिया है मैंने क्वेश्चन। ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड। आपको पता है कि जो साउथर्न यानी आधा इंडियन है, वो जो आधा इंडिया है वो ऑलमोस्ट डेक्कन प्लेट्यू में आ जाता है। तो बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियन स्टेट्स कितनी स्टेट्स है जो कवर हो जाती है डेक्कन प्लेट्यू के अंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इंडिया की 8 ऐसी स्टेट्स है जिनका पूरा पार्ट या कुछ पार्ट कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेट्यू के अंडर आता है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कौन कौन सी, वो 8 इंडियन स्टेट है। देखिए ये मैप है अगर इंडिया का, ठीक है, थोड़ा मैं रफली ड्रा कर रहा हूं। यहां से केरला, ठीक है, यहां से तमिलनाडु के बाद यहां से कर्नाटका से ऊपर महाराष्ट्र, यहाँ से अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ऊपर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट। तो ये 8 स्टेट्स है जिनमें डेक्कन प्लेटो फैला हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं ट्राई करूँगा, अगर यहाँ पे मैप होगा तो मैं मैप पे दिखा दूंगा। जस्ट ए मिनट, अगर मैप दिखा, जी हाँ मैप है हमारे पास।
ये देख लीजिए आप यहाँ पे, वो वाला मैप एग्जैक्ट नहीं मिला। जो डेक्कन प्लेटो है वो अराउंड ट्रायंगुलर शेप में है, इस तरह से पूरा ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ तरफ ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में है हमारा डेक्कन प्लेटो, और डेक्कन प्लेटो ओवरऑल 8 स्टेट्स के ऊपर है। 8 स्टेट्स कौन कौन सी है हमें पता है, केरला हो गई 1, तमिलनाडु हो गई 2, इसी तरह से कर्नाटका हो गई 3, महाराष्ट्र हो गई 4, आंध्र प्रदेश हो गई 5, तेलंगाना हो गई 6, और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट। तो ये पूरा फैला हुआ है ये डेक्कन प्लेटो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 ऐसी स्टेट्स है जिनके ऊपर से जिन पे डेक्कन प्लेटो फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे इसका पर्टिकुलरली जो डेक्कन प्लेटो है इसका मैप डालना भूल गया, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पे पाई जाती है, इसके लिए मैंने मैप आपके लिए लाया है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं मैप पे ही ये चीज़ हम करते हैं। देखिए ये रहा मैप, ये है मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अराउंड यहाँ पे है, ठीक है। ये वाली लोकेशन आप याद रख लीजिए, क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो यहाँ पे ही पाई जाती है। अब आ जाए आप ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या है, पहले बोलता है जो सियाचिन ग्लेशियर है क्या वो अक्साई चीन के ईस्ट में है। पहला जो ऑप्शन है वो है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। देखिए अक्साई चीन का एरिया ये है, और ये रहा यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के वेस्ट में है। तो पहला हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग, क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अक्साई चीन के वेस्ट में है, न कि ईस्ट में। ऑप्शन में बोला है ईस्ट, तो ये गलत हो गया। दूसरा बोला है ईस्ट ऑफ लेह, तीसरा बोला है नॉर्थ ऑफ गिलगिट। ईस्ट ऑफ लेह भी नहीं है, क्योंकि ये लेह के नॉर्थ में है। तीसरा क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट के नॉर्थ में, गिलगिट वाला एरिया ये है, बिल्कुल नहीं। जो गिलगिट है उसके ईस्ट में है। तो पहला भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया, तीसरा भी रॉन्ग हो गया। और अगर चौथे की बात करें हम, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, तो ये रही नुब्रा वैली, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ठीक है, आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दूं, अक्साई चीन का ये जो एरिया है ये ईस्ट में पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पे रफली ड्रा करूँ सियाचिन ग्लेशियर को, ये अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर मान के चलता हूँ, ठीक है, तो जो अक्साई चीन का एरिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है। तो हमें बोला है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन के, लेकिन ये वेस्ट के, अक्साई चीन के वेस्ट में है सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा बोला है ईस्ट ऑफ लेह, बिल्कुल नहीं, लेह इस वाले एरिया में है, सियाचिन ग्लेशियर इस वाले एरिया में है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट का जो एरिया है वो ये वाला ऑलमोस्ट एरिया है, कौन सा, गिलगिट का। तो गिलगिट के नॉर्थ में भी नहीं है, तो ये भी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। लास्ट पे बोला है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। जी है, अगर नुब्रा वैली की हम बात करें ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी नुब्रा वैली। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज, इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो क्या 7 कंट्रीज़ के साथ, 8 कंट्रीज़ के साथ, 6 कंट्रीज़ के साथ, या 9 कंट्रीज़ के साथ। आप अपना आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे मैप पे ले जाऊँगा अच्छे से आपको मैं। यहाँ पे चलते हैं मैप पे हम डायरेक्टली। क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंडिया है वो कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखिए हम आराम आराम से चीज़ें को देखेंगे। यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान बिल्कुल ये पूरा इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे चाइना भी कर रहा है, तो पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया चाइना। यहाँ पे आओगे नेपाल भी कर रहा है, ये देखिए यूपी बिहार वाला एरिया, तो नेपाल हो गया तीसरा। यहाँ पे आप देख सकते हो भूटान भी है, जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भूटान हो गया चौथा।
अगर हम यहाँ से आगे आए, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ भी, तो बांग्लादेश हो गया 5वां। यहाँ पे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार हो गया 6ठी स्टेट। इसी तरह से एक और स्टेट है एक और कंट्री है, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो इंडिया का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस एरिया से सबसे छोटी जो बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ, तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको इंडिया अपना पार्ट मानता है। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें 7 कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी 7 है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। हाँ, ये 7 होगी। और सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? वो यहाँ पे है अफ़गानिस्तान के साथ। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको अच्छी सी क्लियर हो रही है। अगर हो रही है क्लियर तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक। चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। विच इंडियन, ये हमने अभी डिस्कस कर दिया। जबरो डांस इज़ परफॉर्म्ड इन, जो जबरो डांस है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांगथांग। देखिए सारे जो एरियाज़ दिए हुए हैं, रीजन्स दिए हुए हैं, सारे लद्दाख में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो जाबरो डांस है ये चांगथांग एरिया ऑफ लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है। तो जाबरो डांस इज़ परफॉर्म्ड इन चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख एरिया इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब अगर बात करें जो चांगथांग डांस है ये परफॉर्म कौन करता है? जो नोमैडिक होते हैं ना, नोमैडिक ट्राइब्स जो तिब्बत से आते हैं, तिब्बत से जो नोमैडिक ट्राइब्स आते हैं लद्दाख में, वो ही परफॉर्म करते हैं ये जाबरो डांस। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका टोटल एरिया क्या है? और यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे लिख देना एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है वो आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क लिखोगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया कितना है, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जामिनर पूछ ले टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसका कितना एरिया है। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए 4-2, फिर उसी 4-2 को उल्टा कर दीजिए 2-4 और 1, ये हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 42241 स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये चीज़ याद रखना, एक्सक्लूडिंग, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक्सक्लूड करते हैं तब आता है ये वाला एरिया, अदरवाइज कुछ और आता है जो होमवर्क में आप लिखोगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कितना एरिया है जो पाकिस्तान ने इंडिया का ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, The word Swaraj was first used by Dada Bhai Naroji in the Congress session held in which year at which place। बोला जाता है जो वर्ड स्वराज है जो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस सेशन में। वो कब उसने यूज़ किया था और कहाँ पे यूज़ किया था? ये दादा भाई नारोजी वही है जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 कलकत्ता सेशन में। यानी जो वर्ड स्वराज है वो सबसे पहले यूज़ किसने किया था? वो दादा भाई नारोजी ने यूज़ किया था 1906 में कलकत्ता सेशन में, जब वो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे इन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था स्वराज का। लेटर स्वराज पार्टीज़ बनाई थी, फिर स्वराज इज़ माई बर्थ आई शैल हैव इट, ये बाल गंगा धर तिलक ने ये स्लोगन दिया था, लेकिन सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने इसको यूज़ किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये जो स्वराज वर्ड है ये किसने दिया? ये दिया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये वर्ड किसने दिया था? स्वराज का स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने। लेटर स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1916 में ये वाली मोमेंट स्टार्ट की थी, स्वराज मोमेंट। तो इसी तरह से अगर हम 1904 की बात करें
जो अलग अलग सेशंस हुए थे। 1904 में जो बॉम्बे में सेशन हुआ था, इसका प्रेसिडेंट कौन था? इसका प्रेसिडेंट था हेनरी कॉटन। और 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था और कोलकाता में हुआ था, किसने हेड किया था? दादा भाई नारोजी ने। 1907 का जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जिसको हेड किया था रश बिहारी बोस ने। और इसी में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। दो पार्ट्स कौन कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट को बोला जाता था गरम दाल और मॉडरेट्स को बोला जाता था नरम दाल। ठीक है, तो 1907 ही जो सूरत सेशन हुआ था उसी में कांग्रेस के दो पार्ट्स हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। और इसको हेड कौन किया था 1907 सेशन में? वो रश बिहारी बोस ने किया था। 1916 का लखनऊ का जो पैक्ट हुआ था या जो सेशन हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हेड किसने किया था? इसको हेड किया था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये दो सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1916 का जो लखनऊ सेशन था, इसको हेड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें जो कांग्रेस थी वो दोबारा से एक साथ हो गई थी, यानी जो कांग्रेस के मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट्स हो गए थे ना 1907 के सूरत सेशन में, वो दोबारा से यूनाइट हो गए और कांग्रेस फिर से दोबारा से सिंगल कांग्रेस बन गया, गरम दल नरम दल नहीं रहे। ठीक है, इसी तरह से जो मुस्लिम लीग 1906 में अलग हो गई थी, वो भी कहीं ना कहीं 1916 में कांग्रेस के साथ आके काम करने के लिए राजी हो गई, विद द एफर्ट्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड और भी थे बहुत सारे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक थे और अन्नी बेसेंट। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। अगर अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है आपको ये वाला सेशन, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? यानी जो महोत्सव फेस्टिवल है वो किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है? क्या वो नागालैंड में की जाती है, क्या त्रिपुरा में की जाती है, क्या असम में की जाती है, या वेस्ट बंगाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, महोत्सव फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है? नागालैंड में। अगर महोत्सव फेस्टिवल के अलावा नागालैंड की और फेस्टिवल्स की बात करें, वो कौन सी और फेस्टिवल है? एक तो महोत्सव हो गई, दूसरी हो गई हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी। महोत्सव फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल और सिकरिया फेस्टिवल, ये तीन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो नागालैंड में सेलिब्रेट की जाती है। कौन कौन सी है? महोत्सव फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड सिकरिया फेस्टिवल। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए और अभी याद कर लीजिए, महोत्सव फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड सिकरिया फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, महोत्सव फेस्टिवल एंड सिकरिया फेस्टिवल। मुझे याद होगी, बस आपको भी याद होनी चाहिए। अगली बार जब भी नागालैंड आया, आपको ये तीन चीज़ें रट के होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे असम की बात करूँ, असम मैंने आपको पहले ही बोला था एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होती है, वो बिहू फेस्टिवल है। और मैंने आपको ये भी बोला था जो बिहू है वो साल में 3 बार सेलिब्रेट की जाती है। उन 3 का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि वो मैंने आपको बोला है पिछले सेशन में। असम की अगर और थोड़ी फेस्टिवल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, बिहू एक हो गई जो 3 बार साल में सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा मजूली फेस्टिवल है वहाँ पे। मजूली फेस्टिवल के अलावा असम टी फेस्टिवल है वहाँ पे, और अंबुबाशी फेस्टिवल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कहाँ पे? असम में बिहू फेस्टिवल, मजूली फेस्टिवल, असम टी फेस्टिवल एंड अंबुबाशी फेस्टिवल मनाई जाती है। कहाँ पे? असम में। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है, तो लाइक कर दीजिएगा एक बार फिर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर? आपको पता है जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, उसके लिए कौन सा एक्ट रेस्पॉन्सिबल है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट जो 1919 में हुआ था वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए। क्योंकि जो सैफुद्दीन किचलू थे और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था सैफुद्दीन सोज थे, एक और दूसरे थे किचलू, ये 2 प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था। तो उसी के खिलाफ एक पीसफुल एजिटेशन चल रहा था
जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे ही इन सब पे फायरिंग हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये कॉज इसके पीछे क्या था, रोलाट एक्ट था। जो रोलाट एक्ट थे उसमें बोला गया था कि जो वार टाइम जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी, किसी को भी हम पकड़ सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। तो बहुत सी जो स्ट्रिक्ट एक्शंस थे वो लिए जा रहे थे इंडियंस के खिलाफ, तो उसी के खिलाफ ये चीज़ें कर रहे थे। तो उसी दौरान जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जो फायरिंग की थी वो किसने करवाई थी, जनरल डायर ने। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होगी कमेंट बॉक्स नीचे है, वहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। देखिए, ब्लड प्रेशर या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए यानी उसको ट्रीट करने के लिए कौन से प्लांट का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पागांधा। यानी ये जो सर्पागांधा प्लांट है ये यूज़ होता है टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, अब अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे याद रखना। ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए कौन से प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, सर्पागांधा प्लांट का इस्तेमाल होता है। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसके अलावा ये जो सर्पागांधा प्लांट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे और भी मैक्सिमम 10 से 15 ऐसी डिजीज़ है, ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका ये ट्रीट करता है। अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखूँ, इंसोमिया यानी जो सोने की बीमारी होती है उसको भी ठीक करता है ये वाला प्लांट। उसके अलावा अस्थमा अगर किसी को होगा, स्टोमक में पेन होगी, डिलीवरी जो पेन होता है उससे राहत मिलती है इससे, और मेंटली अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो भी इस पर्टिकुलर प्लांट से ठीक हो सकता है। इंसोमिया, अस्थमा, स्टोमक पेन, डिलीवरी टाइम पेन एंड मेंटलिटी प्रॉब्लम अगर किसी को होगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये मेडिकल प्लांट जिसका नाम है सर्पागांधा। और यहाँ पे क्वेश्चन था ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट कौन करता है, यही प्लांट। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी। जो रॉयल डोगरा डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन है। तो आपको पता है सबसे पहले आए थे गुलाब सिंह, उसके पास गुलाब सिंह के बेटे ने उसको सक्सीड किया था। गुलाब सिंह के बेटे कौन थे, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह के बाद आए थे प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के बाद आए थे हरि सिंह। देखिए, गुलाब सिंह का बेटा था रणबीर सिंह, ये आए। रणबीर सिंह के बेटे थे प्रताप सिंह, ये आए। लेकिन प्रताप सिंह सनलेस थे, इसीलिए प्रताप सिंह के भाई का लड़का जो प्रताप सिंह का जो भाई था अमर सिंह, उसका लड़का था हरि सिंह। उसने फिर प्रताप सिंह के आगे जो डोगरा अंपायर था उसको चलाया। अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करूँ, सबसे पहले गुलाब सिंह 1846 से 1856 तक इन्होंने रूल किया। फिर आए रणबीर सिंह 1856 से 1885 तक। फिर आए प्रताप सिंह 1885 से 1925 तक। उसके बाद लास्ट पे आए थे हरि सिंह जिन्होंने 1925 से 1947 तक रूल किया था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स रॉयल डोगरा डायनेस्टी के 4 महाराजाज थे। और एंड पे कौन था, हरि सिंह था। और फाउंडर कौन था, आई होप आपको यहाँ समझ आ गई होगी। गुलाब सिंह, ये वही गुलाब सिंह है जिन्होंने धर्मठ ट्रस्ट स्टार्ट किया था, रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। हरि सिंह जिन्होंने जबरी स्कूल स्टार्ट किया था। रणबीर सिंह की अगर मैं बात करूं, इन्होंने प्रताप सिंह की यहाँ पे बात करते हैं, इनके टाइम पे जो टेलीफोन लाइन है वो पॉसिबल हुई थी। ट्रेन सबसे पहले चली थी, जो जम्मू कश्मीर के बाहर ट्रेन लाइन चली थी। इसी तरह से ये आप सारे फैक्ट्स याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। Who among the following generals led an assault in Ladakh during Sikh Kingdom। यानी वो कौन सा इनमें से जर्नल था जिसने लद्दाख असल्ट किया था सिख किंगडम के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह ने। जोरावर सिंह ने, देखिए, जब
सिक्स का चल रहा था जम्मू कश्मीर पे रूल। जो लेह लद्दाख वाला एरिया, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, वो सारा सिक्स ने अपने अंडर किया था विद द हेल्प ऑफ गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह का जर्नल था कौन? ज़रावर सिंह। उन्होंने ही हेल्प की थी। ज़रावर सिंह फाइनली 1841 में उसकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ टायो में। बैटल ऑफ टायो में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये बिलासपुर से बिलोंग करते थे। ज़ोरावर खान बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। इन्होंने रियासी को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। गुलाब सिंह की रजौरी को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। किश्तवाड़ के गवर्नर बने थे किश्तवाड़ को एनेक्स करने के बाद। तो ज़ोरावर सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल जर्नल रहे थे। हरी सिंह की बात करें तो अभी हमने बात की, गुलाब सिंह की भी अभी हमने बात की। शैतान सिंह चलते हैं आगे। विच इज़ वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट इनहेबिटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जम्मू आता है जम्मू कश्मीर में सबसे नीचे, उसके ऊपर आता है श्रीनगर, उसके ऊपर आता है लद्दाख। तो आप खुद ही देखिए इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सबसे ऊपर वर्ल्ड का लॉफ्टीएस्ट रीजन है, वो हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डू नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से वो कौन सा ट्राइब है जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करता है? देखिए यहाँ पे मैं उल्टा चलता हूँ। अगर गद्दीज़ की हम बात करें, गद्दीज़ जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। गुज्जर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, बकरवाल भी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगर खाड़िया की बात करें, ये जो खाड़िया ट्राइब है ये है ओडिशा का ट्राइब। कहाँ पे? ओडिशा का ट्राइब। तो हमें बोला है इनमें से कौन सा ट्राइब है जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करता है, तो वो खारिया ट्राइब ही है, क्योंकि खारिया ट्राइब किस स्टेट में पाया जाता है? ओडिशा में। ये आप याद रखोगे। बकरवाल जम्मू कश्मीर, गुज्जर जम्मू कश्मीर, गद्दीज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल, खाड़िया ओडिशा। और ये जो खाड़िया है ये 3 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं ये? 3 किस्म के खाड़िया। एक क्या हिल खाड़िया, दूसरा है ढलकी खाड़िया, और तीसरे हैं दूध खालिया। ठीक है, बकरवाल्स, गुजर और गद्दीज़ आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। गद्दीज़ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन खाड़िया जो है वो ज़्यादातर कहाँ देखने को हमें मिलेंगे? ओडिशा में। और खाड़िया मेजरली 3 तरह के होते हैं, हिल खाड़िया, ढलकी खाड़िया एंड दूध खाड़िया। ठीक है, दूध खालिया। ठीक है, इस तरह का कुछ याद रख लो, बस आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, During Maharaja Pratap Singh's rule, Jammu and Kashmir was connected by. Jammu and Kashmir was connected by. तो इसका अभी अभी मैंने आपको राइट आंसर बोला था, वो था टेलीफोन। मैंने आपको बोला था जब महाराजा प्रताप सिंह का रूल था तब टेलीफोन यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसबल इज़ फेमस फॉर। जो मानसबल है जिसको हम डीपेस्ट लेक ऑफ द वैली बोलते हैं, वो किसके लिए फेमस है? क्या रोज़ के लिए फेमस है, लोटस के लिए फेमस है, एप्पल के लिए फेमस है, या जूही के लिए फेमस है? करिए इसका राइट आंसर, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। मानसबल के बारे में मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स पहले भी बोले हैं, तो आई होप आप चीज़ों को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जो भी आपने यहाँ तक रिवाइज़ किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोटस। मानसबल फेमस किसके लिए है? जो लोटस होता है उसके लिए फेमस है मानसबल लेक। मानसबल लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है मानसबल लेक। तो ये था ओवरऑल आज का सेशन। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर करेंगे ख़त्म आज वाले इस सेशन को। द माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माइटिएस्ट रिवर जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसके नाम से ही लग जाता है पता कि वो माइटी रिवर होगा। चिनाब। चिनाब, चिन हो गया प्योर और आब हो गया वाटर, प्योर वाटर यानी चिनाब। द माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है? चिनाब है। रावी भी जम्मू कश्मीर में है, सतलुज भी जम्मू कश्मीर में है, इंडस लद्दाख में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर चिनाब की हम बात करें, चिनाब ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बारालाचाला पास से ओरिजिनेट होता है। वहाँ पे ये चिनाब एज ए चिनाब नहीं बल्कि ये 2 हेड स्ट्रीम ओरिजिनेट होता है। एक होती है चंद्रा, दूसरी होती है भागा। ये आगे आके मिलते हैं, फिर इसको बोला जाता है चंद्रा भागा हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जब ये जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ के थ्रू एंटर करता है वहाँ पे इसका नाम चंद्रभागा से बदल के हो जाता है चिनाब। और इसी तरह से यहाँ से आते आते, ये मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, आते थे बाहर चले जाता है पाकिस्तान में और वहाँ से जो अरेबियन सी है वहाँ में ड्रेन कर देता है।
तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर अच्छे से समझ आ रही है, कुछ भी अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, जो मेरा वे है क्वेश्चंस लाने का, समझाने का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करने की, वो चीज़ें भी आप तक पहुँचाने की। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।